So this is the question which came in JEE 2021 mains, right? So कितने लोगों का आंसर, कितने लोगों ने सॉल्व किया? ये आंसर भी तो मैंने मेरे ख्याल से स्लाइड में दे दिया था। स्टिल क्या किसी एक स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ या समझ में नहीं आया? क्या कोई स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आया? बताओ जल्दी से। आनंद, हो गया था सॉल्व? ऑडिबल आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सो जिन जिन लोगों ने अभी यस सर किया है, आद्या, शिवम, अनुष्का, क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन हो गया था या कहीं पे कोई दिक्कत हुई थी? ये बता दो। आगे बढ़ सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करना है? हो गया है, ठीक है, ग्रेट। सो चलो फिर अच्छी बात है। इसी पे थोड़ा ओके, तो इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ वी नो दैट फॉर पर्टिकुलर मतलब जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं कहीं ना कहीं वो जनरल टर्म्स के ऊपर बेस्ड था। जैसे कि ये भी क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। आपने क्या किया? आपने पहले जनरल टर्म निकाला, राइट? सॉल्यूशन यहाँ पे है ही, ये आपका जनरल टर्म आ गया। अब जनरल टर्म में से हमने क्या किया कि हमने देखा कि रैशनल टर्म्स कितने होंगे। वो रैशनल टर्म्स देखा कि रैशनल टर्म्स 8 होंगे, और क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन था जिसका पावर था 60, इट मींस वहां पे 61 टर्म्स थे। 61 टर्म्स थे तो उसमें से 8 टर्म्स मेरे रैशनल हो गए, तो बाकी 53 टर्म्स मेरे इरेशनल हो गए, राइट? अब सेम कहीं ना कहीं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अगेन द कॉन्सेप्ट विल बी बेस्ड ऑन जनरल टर्म, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है। ट्राई कीजिए। मैं वॉइस क्लियर नहीं है गाइस, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? आवाज ठीक से आ रही है क्या? ओके, सो एवरीवन जस्ट ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। सोचिए कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इट्स लाइक अ प्रूफ क्वेश्चन, तो वी ऑलरेडी नो द लास्ट स्टेप।
हमें अपना लास्ट स्टेप यहाँ पे अच्छे से पता है, हमको सोचना है कि बीच में कैसे इसे सॉल्व करेंगे, राइट? आज की क्लास में हम अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। हिंट, ठीक है। सो अंजन ने हिंट के लिए रिक्वेस्ट किया है। सो अंजन, हम किस में कंसर्न है? सर हमें प्रूव करना है वो उसका जनरल तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 50। कहीं ना कहीं हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इस एक्सपेंशन में x टू द पावर 50 पे ही होना चाहिए। बाकी कोई भी टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे? अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 25, तो यहाँ पे तो 26 टर्म्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, यस। इधर देखना, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगा हुआ है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट थोड़ा सा सोचिए, क्या मुझे यहाँ पे एंटायर मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है? एंटायर मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड है क्या यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम मैक्सिमम x टू द पावर 50 तक पे कंसर्न है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये x टू द पावर 25 और x टू द पावर 40 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा x टू द पावर 65, एंड x टू द पावर 65 हमारा कंसर्न नहीं नहीं है। है। तो हम वो वाले मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे जहां पे 2 टर्म्स या 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके पावर 50 क्रॉस कर गया। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली ये जो रेड कलर से जो लाइन मारी है मैंने, और ये जो लास्ट के 3 टर्म्स दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 25 इस एक्सपेंशन के साथ मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो पावर सेम रहेगा या बढ़ने वाला है। तो अगर हम 50 से ऊपर वाले पावर्स को पहले से इग्नोर कर दे, तो फिर हमारा थोड़ा सा काम यहाँ पे हो जाएगा आसान। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो ठीक से सोचो, आपके पास एक 1 आएगा जब हम तीनों के पहले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मान लो कि आप x टू द पावर 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब यहां से इसके पहले टर्म के साथ और यहां से इसके पहले टर्म के साथ, तो बन जाएगा, वो बन जाएगा x टू द पावर 25। फिर आप खुद सोचो एक बार, क्या मेरे को x टू द पावर 25 को x टू द पावर 40 के साथ मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होगा क्या? नो नहीं सर। होगा। तो हम क्या ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे? नहीं नहीं, क्यों करेंगे। टाइम वेस्ट करें? ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टेक्निक फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। जब आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे होगे इन 3 टर्म्स का, तो हो सकता है कि वहां पे 7 8 9 टर्म्स निकल कर आ जाए। बट हमें समझना है कि क्या हमारे लिए वो 7 8 9 टर्म्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो द आंसर विल बी नो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, x पावर 25 इंटू एक्स पावर 40 विल बिकम x टू द पावर 65, और यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन मिलने वाले हैं वहां पे x का पावर भी पॉजिटिव रहेगा। इट मींस x टू द पावर 65 या तो x टू द पावर 65 रहेगा, या पावर बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। तो इसलिए हम ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। यस आनंद, सर कह रहे हैं ना कि इसमें पहले ऐसे कर सकते हैं कि पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 25 है, तो इसमें एक्स का पावर 2r हो जा रहा है। जनरल टर्म अगर निकाल रहे हैं तो उसमें तो फिर 2r इक्वल टू 50 करके फिर r का वैल्यू 25 आ जा रहा है, तो उससे कोएफिशिएंट मैं अगर इसका एक बार जनरल टर्म आपके लिए लिख दूं, तो 1 प्लस सर वीडियो पॉज हो गया।
वीडियो ओके सो आदर्श सॉरी आनंद अभी अभी सुनाई दे रहा है? वीडियो चल रहा है अभी? यस सर, यस हाँ, सर। so 1 plus x square to the power 25 का एक्सपेंशन को देखोगे तो 1 plus 25c1 x square आएगा, मतलब पहला टर्म 1 होगा, अगला टर्म 25c1 x पावर 2 होगा, फिर 25c2 x पावर 4 होगा, और ये इसी तरीके से चलते चलते इसका लास्ट टर्म क्या होगा? तो इसका लास्ट टर्म होने वाला है 25c25 x टू द पावर कितना? 50 x टू द पावर 50, राइट? स्क्वायर के ऊपर 25 तो 50 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंशन हो गया। अच्छा भाई, यस सर। इधर थोड़ा सा सोचो कि अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ के जो भी टर्म्स होंगे वो इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई होने वाले हैं, ठीक है? यस सर। आपको यहाँ पे x के ऊपर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं दिख रहा है ना? x नो के सर। ऊपर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं दिख रहा है। इट मींस कि जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और दोनों अगर x के टर्म्स है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं। और अगर हमको दोनों साइड में पॉजिटिव पावर्स ही दिख रहे हैं, इट मींस पावर्स ऐड होकर बढ़ने ही वाले हैं, ठीक है? यस सर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस इज, या मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहा हो, या एक काम करो ना, चलो एक काम करते हैं, लेट से हम एक बार पहले पूरा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ही लेते हैं। हाँ निधि बोलिए। सर हम इसको ऐसे किए कि मतलब ये पावर जो मतलब जो 50 का कोफिशिएंट होगा वो ये होगा जो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और उधर 40 से, इसको मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो तीन टर्म है आ रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 40 प्लस एक्स टू द पावर 47 प्लस एक्स टू द पावर 25, उसके अलावा सारा पावर ग्रेटर आ रहा है। तो अब 40 के साथ सर कोफिशिएंट मिलेगा एक्स टू द पावर 10 वाला यहाँ से लेंगे जो कि हो जाएगा 25c5 C5 और 47 के साथ तो सर 3 होना चाहिए, और 3 हम लोग को यहाँ से मिलेगा नहीं, एक्स टू द पावर 3, और एक एक्स टू द पावर 25 के लिए सर 25 में एक एक्स टू द पावर 50 के लिए 1 मिल जाएगा, मतलब यहाँ से 1 ले लेंगे और वहां से एक्स टू द पावर 50, तो हो जाएगा 25c5, तो 1 प्लस 25c5। ठीक है, चलो सो गाइस एक बार ना मैं ये पूरा मल्टीप्लिकेशन आपके सामने परफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है? जो निधि ने बोला वो एकदम परफेक्ट है, मैं भी लास्टली उसी अप्रोच से फॉलो करूंगा, बट एक बार चलो ये आपको समझ में आए जनरली किसी स्टूडेंट को एटलीस्ट क्या करना चाहिए था इस क्वेश्चन में, तो उसने इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सपैंड किया, और अब इसके मल्टीप्लिकेशन में वो क्या करेगा कि पहले इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। किसी ने मल्टीप्लाई किया तो एक बार मेरे को बता दो। 1 प्लस एक्स टू द पावर 40 प्लस एक्स टू द पावर 47 प्लस एक्स टू द पावर 47 प्लस एक्स टू द पावर 87 प्लस एक्स टू द पावर 25 फिर प्लस एक्स टू द पावर 65 फिर प्लस एक्स टू द पावर 72 प्लस एक्स टू द पावर 112। ग्रेट। सो अब गाइज आप खुद से देखो कि यहाँ पे कौन से टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्लियरली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे कौन से टर्म्स? तो 1 प्लस एक्स पावर 40 प्लस एक्स पावर 47 प्लस एक्स पावर 25। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से कोई ऐसा टर्म हो जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स टू द पावर 50 वाला टर्म बने। हो सकता है यहाँ पे कोई एक ऐसा टर्म हो जो x टू द पावर 40 होकर x टू द पावर 50 बन जाए, ठीक है? बट x टू द पावर 87 क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जिसको x टू द पावर 87 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा नेट पावर x टू द पावर 50 आ रहा हो। क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes or no? Only then we can proceed further. बोलो यहां तक समझ में आया क्या? त्रिपुरारी, रोशन, राघवेंद्र, ठीक है? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं क्या चीज पे फोकस कर रहा था? मैं कह रहा था कि हो सकता है आगे जाकर आपके पास इस तरीके के और भी केसेस आए, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपको सोचना चाहिए कि क्या मेरे को पूरा मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत है? नहीं,
मैं देखूंगा कि ये एक मेरे लिए फेवरेबल केस होगा, ठीक है, एक ये मेरे लिए फेवरेबल केस होगा। क्या ये मेरे लिए फेवरेबल केस होगा? नहीं। इस तरीके से भी सोचकर आप रियलाइज करते, थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद यू विल रियलाइज कि वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विथ ओनली 4 टर्म्स। एक होगा ये वाला केस, एक होगा ये वाला केस, एक होगा ये वाला केस, और एक होगा 1 into 1 into x to the power 47। तो थोड़ा सा इन सब तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म ना करना पड़े। सो नाउ अब आपको सोचना है कि मेरे पास फाइनली यहाँ पे कितने टर्म्स बचे। मेरे पास तो यहाँ पे फाइनली बचे 4 टर्म्स। कौन से 1 plus x to the power 40 plus x to the power 47 plus x to the power 25। ऐसा नहीं कि बाकी टर्म्स कैंसिल हो गए, बाकी टर्म्स का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है वहां पे इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वी आर इग्नोरिंग दोस टर्म्स, ठीक है। तो राइट नाउ हमारा फोकस सिर्फ इन टर्म्स पे है। अब आपको क्या सोचना है गाइज, आपको सोचना है कि 1 के लिए, अब जैसे कि इसके एक्सपेंशन में भी हमारे पास 26 टर्म्स है, यहाँ पे 26 टर्म्स है, लेकिन क्या वो सारे 26 टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे? द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज जैसे कि ये 1 है, तो अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ हूं, तो मैं सोचूंगा कि इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा वाला टर्म है जहां पे x टू द पावर 50 मिल रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये लास्ट टर्म जो होगा, लास्ट टर्म कौन सा? 25c25 x टू द पावर 50, ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x टू द पावर 50 बनेगा, लेकिन बाकियों के साथ मल्टीप्लाई होकर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें x टू द पावर 40, तो अगर आपको यहाँ पे x टू द पावर 40 दिख रहा है, तो मुझे ये इसके एक्सपेंशन में कौन सा वाला टर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए? बोलो अनुष्का, मुझे यहाँ पे अगर x टू द पावर 40 के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे x टू द पावर 50 मिलेगा? यस राघवेंद्र, यस अंजन, अनुष्का बताइए। हाँ आदर्श, नाम चेंज कर लियो हो। सॉरी सर। चलो आदर्श बताओ। सर 20c10 x पावर 10। एग्जैक्टली, मतलब सोचना है कि यहाँ पे x टू द पावर 10 आएगा, ठीक है। अब x टू द पावर 10 वाला टर्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या? तो हमारे यहाँ पे x के पावर्स कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? इवन वैल्यूज में इंक्रीज कर रहे हैं, इवन वैल्यूज में इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस x टू द पावर 10 भी डेफिनेटली आएगा। अब अगर 25 x टू द पावर 10 आएगा तो वहां पे उसका कोफिशिएंट कितना होगा? तो उसका कोफिशिएंट होगा 25c5, ओके। अच्छा आदर्श बताओ, x टू द पावर 47 वाला सिनेरियो बन पाएगा क्या? खाली यस और नो में आंसर करना। नो सर। सर नहीं सर, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, ओके। दिव्यांशु, दिव्यांशु एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। अनुष्का, अभी आवाज ठीक से आ रही है क्या? वीडियो पॉज इसीलिए है क्योंकि मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, अभी मैं पूछ रहा हूं। आदर्श को छोड़कर कोई भी अनम्यूट करके बताए। वॉइस नहीं आ रही है क्या?
आ रहा है सर। आ रही है आ सर। रहा है सर। आद्या वॉइस तो जा रही है। आई थिंक आद्या एंड अनुष्का आज शायद आपके वहां पे इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि इसीलिए बीच बीच में आपको लैग भी फील हो रहा है। दिव्यांशु अनम्यूट करो ना खुद को जल्दी। क्या हो गया राघवेंद्र? अनम्यूट कर सकते नॉट हो? पॉसिबल, नॉट नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बताओ। बिकॉज यहाँ पे x टू द 2r पावर 3 प्लस चाहिए होगा। 2 क्या? x टू द पावर 47 के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा हाँ टर्म है? तो वहाँ पे फिर 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। सो x टू द पावर 3 चाहिए होगा, और x टू द पावर 3 मतलब यहाँ पे कहने के लिए हमारे पास जो एक्सपेंशन है वहां पे सिर्फ इवन पावर्स दिख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। x टू द पावर 25 के लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमें x टू द पावर 25 चाहिए होगा, तभी जाके मल्टीप्लाई होकर x टू द पावर 50 बनेगा। बट क्या यहाँ पे x टू द पावर 25 प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि इस एक्सपेंशन में x के ऊपर पावर सिर्फ और सिर्फ इवन है। सो फाइनली हमारे पास टर्म्स क्या बचे? हमारे पास बचे 25c25 प्लस 25c5। ठीक है, मतलब ये भी x टू द पावर 50 है, ये भी x टू द पावर 50 है, तो उसका कोफिशिएंट देखेंगे तो ये ऐड हो रहा होगा। अब 25c25 का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी 1, और नेक्स्ट इज 25c5, और यही चीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दी गई थी। ठीक है, अनुष्का, दीक्षा, वॉइस बाकियों को क्लियर जा रही है, तभी इंस्टेंटली वो अनम्यूट करके बता भी रहे हैं। थोड़ा सा आई थिंक आज आपके वहां पे इंटरनेट का इश्यू होगा, इसीलिए ये लैग आ रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन सम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये लाइन ही सब कुछ बता दे रहा है कि यस आदर्श, लास्ट क्वेश्चन में हमने पूरा मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दिया ही नहीं। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि क्वेश्चन हमको एक पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट के बारे में पूछ रहा था, तो इसीलिए हमने पूरा कैलकुलेशन करने की जगह पर वो टर्म्स किस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से आएगा उसी पे हमने फोकस किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो गया उससे, राइट? और इस तरीके के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज दीज आर सम ट्रिक क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स जनरली टाइम लगाते हैं, बट with little bit of concept you can solve these questions in 2-3 minutes. Okay, so moving forward, term independent of x, इसका सिंपल सा मतलब होता है गाइज कि वो वाले टर्म्स जिसमें x का कोई पावर ना हो, या फिर कह सकते हो x नहीं दिख रहा, या फिर x का पावर 0 है। ठीक है, जैसे कि अभी आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 3x² minus 1/3x to the power 9। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर देता हूं ताकि सबको पता चले कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी अगर हम यहाँ पे जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे, दैट इज tr plus 1, so that will be 9cr, because n का वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो 9cr, then the first term is 3x² upon 2 whole to the power 9 minus r into minus 1/3x whole to the power r. So now my focus is to find out the term which is independent of x. ऑलरेडी हम इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस तो कर चुके हैं जनरल टर्म वगैरह में ही। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले x का प्रॉपर एक्सप्रेशन लिखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि x एक ही जगह पे मुझे दिखे। तो 9cr तो ये अलग से आ गया, फिर ये 3/2, अभी मैं इसका x को नहीं लिख रहा, तो 3/2 to the power 9 minus r, ये अलग से लिख लिया। अब इसमें से भी x को हटा देते हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा -1/3 to the power r। सो फाइनली अब x वाले पार्ट पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x का स्क्वायर है और उसके ऊपर पावर 9 माइनस r है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस r करोगे तो 9 2 18 minus 2r होगा। और यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है,
x डिनोमिनेटर में है, अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -1 हो जाएगा और उसके ऊपर पावर r लगा हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एक और r माइनस r आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास x के ऊपर नेट पावर कितना आया, x के ऊपर नेट पावर अगर आप देखोगे तो वी हैव 18 माइनस 3r, राइट, वेरी गुड आकाश। तो अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए वो वाला टर्म जिसमें x नहीं है और वो वाला टर्म जो x से इंडिपेंडेंट है, इट मींस x का पावर 0 होना चाहिए, और अगर x का पावर यहाँ पे 0 करना है आपको, इट मींस 18 माइनस 3r शुड बी इक्वल टू 0, एंड सो r का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आएगा गाइस, वो निकल कर आएगा 6। r का वैल्यू 6 आने का मतलब क्या हुआ, r का वैल्यू 6 आने का मतलब T6 plus 1, which is your T7. It means your seventh term will be independent of x. क्या ये logic clear है? It's a very easy logic actually. You just need to find out the general expression of the general term. उसमें से x को एकदम अलग कर लीजिएगा, x के ऊपर जो भी पावर दिख रहा होगा हम उस पावर में r डेफिनेटली होगा, हम उस पावर को इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वेट करके फिर वहां से r का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। ओके ग्रेट शिवम, हाँ पूछो आदर्श, क्या डाउट है। सर ऑड वाले में सर -1 का पावर 8 से मल्टीप्लाई होता है। हाँ लेकिन देखो ना मैंने क्या किया, मैंने उस माइनस को अभी अंदर ही रखा हुआ है, नोटिस किए हो, -1/3 इसको मैंने अंदर रखा, मैंने उसको बाहर नहीं निकाला हुआ है। अगर मैं इसको माइनस को बाहर निकालता तो सिंपल सा चेंज क्या होता कि यहाँ पे 1/3 टू द पावर r होता और बाहर मेरे पास -1 टू द पावर r होता। ठीक है, यस। ओके। दिव्यांशु कह रहा है वॉइस लैग कर रहा है, वाईफाई से कनेक्टेड है अभी तो फिलहाल। वही तो मतलब आज कुछ लोगों को आवाज बहुत क्लियर जा रही है लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। आई थिंक जहां पे दिक्कत हो रही है थोड़ा इंटरनेट का इशू होगा क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। सो ये हमारे पास मैंने इसका सॉल्यूशन भी डाल रखा हुआ है। ठीक है, दीक्षा कह रही कि अब ऑडियो सही है, वो छत पे जा चुकी है। ग्रेट, चलो गाइज प्लीज ट्राई आउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे फाइंड द कोफिशिएंट, जल्दी से सॉल्व करो, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मैं मैक्सिमम 2 मिनट देने वाला, उससे ज्यादा नहीं। ओके
सो आकाश का आया है 5th टर्म, रोशन ने कोफिशिएंट बताया है 924, आनंद 12C4, राघवेंद्र कह रहा है 9th टर्म, आनंद का भी 5th टर्म आ रहा है, अंजन 13th टर्म तो गलत है, निधि का आंसर है 495। शिवम, आपने जो आर की वैल्यू लिखी हुई है 4/3, क्या वो पॉसिबल होगा? या तो एक्स से इंडिपेंडेंट वाला टर्म ही नहीं होगा फिर, ठीक है। आद्या का 4th टर्म आ रहा है, बहुत मैसेजेस आ गए। निधि कह रही है 9th टर्म। क्या मैंने इसका सॉल्यूशन रखा है? नहीं रखा है। चलो फिर यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। What is the concept, guys? TR plus 1 is equal to NCR. Actually, I don't remember the answer. So x to the power 2, n का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, which is 12. So we will have 12 minus r. ये तो ज्यादा इजी क्वेश्चन है लास्ट वाले के कंपैरिजन में। 1 by x to the power r, ठीक है। So 12CR यहाँ पे अलग, x के ऊपर यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है गाइस? x के ऊपर यहाँ पावर दिख रहा है 25 minus 2r। यहाँ पे कितना पावर दिख रहा है? तो यहाँ पे है माइनस r, ठीक है। सो उस बेसिस में x के ऊपर पावर कितना दिख रहा है मुझे? 24 minus 3r। दिस शुड बी इक्वल टू 0, एंड इफ दिस इज इक्वल टू तो r का वैल्यू आ गया 8। सिंपल सा हो गया। सो कौन सा टर्म होगा? द टर्म विल बी 7t of 8 plus 1, 9th टर्म, ठीक है। अगर मैं इसका कोफिशिएंट निकालूंगा तो दैट विल बी 12C9, सॉरी इट विल बी 12C8। 12C8 का वैल्यू कितना होगा? 12 into 11 into 10 into 9 divided by 4 factorial, which is 24। ये कैंसिल हुआ यहाँ पे 2, ये इधर गया 5, 9 5 the 45, 45 into 11, 450 plus 45 will give you 495. So this should be the final answer. This should be the final answer, okay? आनंद कुमार गलत हो गया, रोशन गलत हो गया, आद्या गलत था, ओके। समझ में आया? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आपके सामने सॉल्व किया हूं। पेन और पेपर होता तो और स्पीड ही बढ़ती थोड़ी सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जनरल टर्म निकाला, x के पावर को पूरा अलग कर लो, ठीक है। नेट पावर लिखो x का, जो भी पावर है उसको इक्वल टू 0 करो, वहां से r का वैल्यू निकलेगा। r का वैल्यू निकलेगा तो आपको टर्म पता चल जाएगा। टर्म पता चल गया तो उसका कोफिशिएंट भी आराम से निकल जाएगा। इज दिस क्लियर या स्टिल किसी को कोई दिक्कत हो रही है? आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। जल्दी से ट्राई कीजिए ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि आपको प्रोसेस पता है। 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। 2x² minus 1/3x whole power 11। Great, Raghavendra. Also find out the term independent of x.
निखिल कहता है जे का आपके दोनों आंसर सही है। दिव्यांशु 23rd तो दिए क्लास में कि आपने ये आंसर नहीं किया था क्योंकि देख एक्सपेंशन का साउंड पूरा लैग power कर रहा है है सर। लेवल मतलब सर आपका साउंड लैग कर रहा है। हाँ तो आर दोनों के फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ निधि फ्रैक्शन में आ रहा है। पॉसिबल है। आनंद, निधि, अंजन, क्या आप लोगों को वॉइस क्लियरली आ रही है? यस सर, Yes. वॉइस आ रहा है। अब क्लियर आ रहा है सर। अच्छा, ये आई डोंट नो आज क्या इशू हो रहा है इतना ज्यादा। ठीक है, जस्ट गिव मी okay. So चलिए, now this question is very important. Reason being, क्या होता है कि अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, यहाँ पे भी हमको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म मिल गया, फिर यहाँ पे भी हमको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म मिल गया, लेकिन जब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इसमें आपसे 2 चीजें पूछी गई। पहला x टू द पावर 6 वाले टर्म, दूसरा जो टर्म x से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैंने इसका जनरल टर्म लिखा पर फाइनल पावर देखा तो मेरा फाइनल पावर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 22 माइनस 3r। ठीक है, इट मींस कि फॉर x टू द पावर 6, for x to the power 6, 22 minus 3r should be equal to 6। इसका मतलब r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 28/3, which is not possible, which is not possible। सर 16/3 होगा ना? इससे हमको क्या पता चला गाइस? सर 16 बाई होगा ना, 16/3। सॉरी ऐड कर दिया, 16/3 which is not possible। इससे हमको क्या पता चला? there is no term involving x to the power 6 in 2x square minus 1/3x to the power 11। लॉजिक समझ में आया क्या आप सबको? रोशन, लॉजिक समझ में आया? हमेशा ये मत सोचिएगा कि आएगा ही आएगा आंसर। अब अगर आपसे पूछा जाए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है x का पावर हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, और अगर हमको x का पावर 0 चाहिए, 22 माइनस 3r कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा।
जहां से r का वैल्यू निकल कर आएगा 22/3 which is not possible. Right, which is not possible. Again it means यहां से दो चीजें पता चली, पहला ना ही कोई x टू द पावर 6 वाला टर्म होगा और दूसरा ना ही कोई x टू द पावर 0 वाला टर्म होगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन डालने का मोटिव यही था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो क्वेश्चन में आपको बोल दिया फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग दिस तो आएगा ही आएगा। अगर हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे उस तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आंसर आना होगा तो आ ही जाएगा। नोटिस कर सकते हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमने जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट ही यूज किया। तो उसके बाद x टू द पावर 6 चाहिए था, तो जनरल टर्म में x का पावर जो भी आ रहा था उसको 6 के बराबर किया। हमको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए था, तो जनरल टर्म में x का जो भी पावर दिख रहा था उस पावर को हमने इक्वल टू 0 किया। अगर r यहाँ पे एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर भी आ जाता तो भी हमारा काम बन जाता, लेकिन r आ गया एक फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि r फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इट मींस ऐसा कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है। आदर्श का क्वेश्चन है कि सर अगर x का पावर 25 होता तो पॉसिबल होता। खुद पुट करके देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे 25 रखोगे आदर्श, तो 25 माइनस 3r इज इक्वल टू 6, तो वहां पे r का वैल्यू 19/3 हो जाता ना, r का वैल्यू 19/3 हो जाता। अगेन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए r का वैल्यू 25/3 हो जाता, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 25 रखते तो नहीं होता, लेकिन अगर 24 रखते तो हो जाता, 24 रखते, 27 रखते, इन सब केसेस में हो जाता। हाँ आनंद, उधर भी पॉसिबल होगा, उधर भी पॉसिबल होगा। चलो, तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करो तो देखते हैं कौन अपना यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाता है थोड़ा सा। इट इज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन, ये हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है। सर हाँ सर 25 पे पॉसिबल था सर। 25 पे पॉसिबल नहीं था सर r इज इक्वल टू 1 आ रहा है। कहाँ पे पुट किए थे? 22 minus 3 r is equal to 25। अच्छा अच्छा, आप इसको इक्वल टू 25 कह रहे हो? यस सर, वो आप x का खुद पावर सोचो 25। इस x का पावर 25, लेकिन थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए तो यहाँ पे उसके एक्सपेंशन में ना ये चीज, आप इक्वेशन का इस साइड देख रहे हो, मैं यहाँ देख रहा था, r का वैल्यू वहां पे कितना आ जाएगा? सर 1। r का वैल्यू 1 आएगा, लेकिन यहाँ 25 लिखने का मतलब x टू द पावर 25 ना, लेकिन आपका हाईएस्ट यहाँ पे पावर कितना आ सकता है? क्या x टू द पावर 25 निकल कर आएगा? नहीं आएगा। यस ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइस? किसी ने फाइंड आउट किया? आकाश? गलत है। नहीं नहीं आकाश आई थिंक सही है, सही है, गुड। राघवेंद्र, आदर्श, रोशन, शिवम, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। These are all the different types of questions. आनंद कह रहा है 6th, गलत है आनंद। शिवम कह रहा है फर्स्ट, नहीं शिवम फर्स्ट में तो आएगा ही नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x का पावर 0 होना चाहिए। राघवेंद्र एंड अंजन सही है। सर इसको तो कॉमन सेंस से कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो कॉमन सेंस में थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी अनाउंसमेंट मत करो। लोग क्या होता है बहुत बार फॉर्मूला लगाते लगाते कॉमन सेंस भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन यस सर, दोबारा अभी वही चीज अभी याद क्लिक दिलाएगा। किया हमको।
निधि क्या है आंसर? आद्या, दीक्षा, रिवांश, कोई आंसर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपके एंड से? अंजन, ऑफलाइन देखो, अगर सैटरडे को कोई लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो हम हमारी मंडे से फिर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है? हमारा ये ऑफलाइन करने का रीजन बस वो एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो सरकार ने किया था, कल का ऑफ का तो मेरे को नहीं लगता मैं ऑफ दूंगा। चलो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। शिवम देखो क्या गलती हो रही है आपसे। सबसे पहले देखो, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज 1 बाई ए स्क्वायर, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये जो 2 है, याद करो यार, बचपन में ये करते थे बहुत ज्यादा। दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। सो एक्चुअली में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 है whole to the power 10 can now be written as x minus 1 by x का whole square whole to the power 10, right? दिख रहा है क्या? सो आई डोंट थिंक इसके आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत है। पहला टर्म पे x का पावर कितना है? 1। दूसरा टर्म में x का पावर कितना है? -1। तो जब हम इसको एक्सपैंड कर रहे होंगे तो मेरा एक्सपेंशन भी इस तरीके का होना चाहिए कि इसके ऊपर भी सेम पावर जाए, इसके ऊपर भी सेम पावर जाए। और आप सबको इतना तो दिख गया है कि x के ऊपर भी पावर 10 जाना चाहिए और 1 बाई एक्स के ऊपर भी पावर 10 जाना चाहिए, तभी जाकर ये कैंसिल होकर क्या बनेगा? x टू द पावर 0 बनेगा। लेकिन x टू द पावर 10 जाने का मतलब क्या है? t 10 प्लस 1 हो रहा होगा, इट मींस इट इज t 11। क्या ये लॉजिक क्लियर है? सिंपल सा था एक्चुअली में, विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते थे, है कि नहीं? हेलो सर। हाँ सर बोलो। मैंने इसको ऐसे किया ना कि सर उसको एक टर्म मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स है ना, तो उसको एक टर्म मान उसको लिया। एक टर्म मान ली, हाँ ये भी डिस्कस करने वाला था। यस सर, तो वो भी तो लास्ट टर्म होगा, वही इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा उसमें। एग्जैक्टली। सो ये सेकंड अप्रोच में डिस्कस करने वाला था। एक्चुअली उस तरीके के अभी थोड़े से क्वेश्चंस नहीं किए। अगर किसी ने आरडी शर्मा सॉल्व किया होगा तो उसको पता होगा कि इस तरीके के एक्सपेंशंस में क्या किया जाता है। इसमें किसी को एक टर्म मान लेते हैं पहले। तो जैसे कि अगर हम इसको एक टर्म मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जब हम इसका एक्सपांशन लिख रहे होंगे तो पहला टर्म आएगा जिसके ऊपर यहाँ पे पावर 10 चल रहा होगा, इस पूरे के ऊपर पावर 10 चल रहा होगा। अगला टर्म आएगा जिसमें इस पूरे के ऊपर पावर 9 चल रहा होगा। तो इस तरीके से भी अगर हम आगे बढ़ाते चले तो मेरा जो लास्ट टर्म होगा ना, 11th टर्म, उस 11th टर्म पे क्या होगा कि 2 के ऊपर पावर 10 आएगा और इस पूरे के ऊपर पावर 0 आएगा। और जब इस पूरे के ऊपर पावर 0 आएगा तो उस केस में भी ये क्या बन जाएगा? उस केस में भी ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड लॉजिक भी प्रॉपरली काम करेगा यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, इनफैक्ट जब हम 3 टर्म्स 4 टर्म्स के एक्सपेंशंस को आगे डील करेंगे ना, तो वहां पे भी एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से देखेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा था। नेक्स्ट,
ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इस क्वेश्चन को करता है। स्लाइटली डिफिकल्ट यू कैन से। सोचिए। Who is this Vivo 89? प्लीज चेंज कर लो अपना नाम। राघवेंद्र आंसर फैक्टोरियल में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंजन, आपको वैल्यू बतानी है उस टर्म की वैल्यू बतानी है, और वो भी टर्म का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। राघवेंद्र, योर आंसर इज करेक्ट। शिवम, वो तो ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, वो टर्म का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अगेन इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। अगर आप 6th टर्म करोगे तो आंसर नहीं आएगा। अंजन, शायद आपका आंसर सही है। मुझे फैक्टोरियल्स के फॉर्म में मैंने अभी जस्ट आंसर देखा है राघवेंद्र का, तो मुझे सही दिख रहा है। अभिषेक, कंप्लीट कीजिए, अभी आपने आधा सही किया है। रोशन, नहीं 1 नहीं है। आनंद, थोड़ा सा चेक करो, थोड़ी सी गलती कर रहे हो। आकाश, अंजन, वैल्यू पे फाइंड आउट करना है मुझे, अभी आपसे वैल्यू चाहिए। आप आर का वैल्यू आपका सही है। सर मैंने वैल्यू दे दिया ना उसका, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अच्छा अच्छा, हाँ लास्ट में दिए हो आप। आई होप अब लोग बेसिक बाइनोमियल के साथ कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब हम अगली क्लास से लेवल बढ़ा सकते हैं। ये सब आपका प्रॉपर बेसिक लेवल पे चल रहा था। निधि, आई थिंक गलत है। चलो, so let's start with the solution. What is the question? We need to find out the greatest term, greatest value of term independent of x. तो पहले तो देखो, आपके सामने मैंने जनरल टर्म लिख दिया। अब इस जनरल टर्म में x के ऊपर पावर कितना आ रहा है? 10 - 2r आ रहा है। So for x to the power 0,
10 - 2r, x का जो भी पावर था जनरल टर्म में वो 0 होना पड़ेगा। तो वहां से r का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। r का वैल्यू 5 आ गया, इट मींस t6 हमारा वो टर्म होगा। लेकिन अभी अगर मैं एक बार t6 की वैल्यू लिखूं तो वो आ रहा है 10c5 इनटू, मैं उसका सिर्फ कोफिशिएंट के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है, sin अल्फा टू द पावर 5 इनटू cos अल्फा टू द पावर 5, ठीक है, इनटू x टू द पावर 10। अभी अगर मैं पूरा टर्म लिख रहा हूं, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, सॉरी x टू द पावर 10 नहीं होगा ना। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे इस टर्म का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। अब अगर आप इस टर्म को ठीक से देखोगे तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्री दिख रहा है आपको, अल्फा है हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, तो इस अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमारा ये t6 का वैल्यू भी चेंज करते जाएगा, और उसमें से बोलो 1/2 का पावर 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली 2 sin ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो कि साइन और कॉस दोनों के ऊपर वही पावर चल रहा है 5। तो अगर मैं साइन और कॉस को एक साथ लिखूं, मल्टीप्लाई कर दूं, अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री लगाते थे वो आ रहा है बात, कि अगर मेरे को इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और अभी मुझे यहाँ पे दो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग टी रेशियोज दिख रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको एक सिंगल टी रेशियो में कन्वर्ट करूं। तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब आप सबको इतना तो फील आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे एक 2 लगा देते हैं, अगर यहाँ पे एक 2 लगा देते हैं और डिवाइडेड बाई 2 भी कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा, ऊपर मेरे पास बन जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा which is nothing but sin 2 अल्फा which is sin 2 अल्फा होल टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 5 है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा 6th टर्म का कह सकते हो वैल्यू आ रहा है। अब आप खुद देखो कि ये टर्म का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ये टर्म का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब साइन मैक्सिमम होगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो इसीलिए यहां पे मैक्सिमम ऑफ t6, maximum of t6 will be equal to 10c5 divided by 2 to the power 5। ये मैक्सिमम कब होगा, when sin 2 अल्फा is equal to 1, और जब sin 2 अल्फा is equal to 1 होगा तो 1 to the power 5 भी 1 होगा। सर इसी को तो सॉल्व करने पे 3/8 आया था। अच्छा एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा सा अपने मन में वर्बली किया था, आई थिंक मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं रखा हुआ है, हाँ देखो सॉल्यूशन नहीं रखा हुआ था, तो इसीलिए मुझे इसका सॉल्यूशन याद नहीं था। तो मैंने जब इसको वर्बली किया तो मेरे माइंड में इतना आ चुका था कि इट इज 10c5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5। अब वर्बली मैं इसको डिवाइड करने के उसमें नहीं था, इसलिए राघवेंद्र का आंसर था 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, वो समझ गया कि 10c5 का वैल्यू उसने लिखा था। चलो ठीक है, जिन जिन लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया है उसके बाद अगर डिवाइड किया भी है तो वेल एंड गुड। सो क्वेश्चन देख सकते हो ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कंफर्टेबल होना होगा, स्पीड बिल्डअप करनी होगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नोटिस करो, हम कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सबसे पहला स्टेप किस पे जा रहा है, पहला स्टेप जनरल टर्म लिखने के ऊपर ही जाता है। जनरल टर्म लिखने के बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए था, तो एक्स का पावर को हमने इक्वल टू 0 किया। अब यहाँ पे ये निकल कर आ रहा था क्योंकि हमको क्वेश्चन ने इस बार t6 का वैल्यू नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने हमको t6 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, और यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन क्या था, साइन वेरिएबल था यहाँ पे, तो इसीलिए हमको इतना ही सोचना था कि साइन मैक्सिमम कहाँ पे हो सकता है, एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, सो मूविंग अहेड, हमारे पास अभी भी लगभग 20 मिनट के आसपास का टाइम है, 25 मिनट है, तो मैं चाहूंगा कि हम जल्दी से मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट को कवर करें। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। देखो, जब भी आप x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन करते हो, जब भी एक बाइनोमियल टर्म के एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो या तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स, दो ही केस होगा, एक्सपांड करने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स या तो इवन आया होगा या फिर ऑड आया होगा, ठीक है ना, या तो इवन आया होगा या फिर ऑड आया होगा।
अब जब यहाँ इवन आया तो उसमें कितने मिडिल टर्म्स होंगे, और उसमें जब ऑड होगा नंबर ऑफ टर्म्स तो उसमें एक मिडिल टर्म आएगा। ये तो एकदम सिंपल सा बात है। जैसे कि मान लो हमारे पास तीन बॉल्स मैंने सामने रखे हुए, तो इसमें से मिडिल टर्म कौन सा हुआ, ये मेरा मिडिल टर्म हो गया। तो जब मेरे पास एक्सपांशन में भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आए होंगे ना, तो उस केस में आपको हमेशा एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। लेकिन जब मैं आपको 4 वैल्यूज दे दूं, ठीक है, तो उन 4 वैल्यूज में से कितने मिडिल टर्म्स हो जाएंगे, तो उस केस में 2 मिडिल टर्म्स होते हैं। ठीक है, सो इसका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है वो बस इतना है कि जब आप एक्सपेंशन परफॉर्म करते हो तो एक्सपेंशन परफॉर्म करने के बाद जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, या तो वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे या फिर वो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो उसका एक ही मिडिल टर्म होता है, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो उसके 2 मिडिल टर्म्स होते हैं। इसको अगर आप रिलेट करना चाहते हो तो क्लास 9th में आप कहीं ना कहीं मीडियन, 9th में मीडियन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मीडियन आता था वो कैसे करते थे हम कैलकुलेट, हमारे पास जो भी वैल्यूज दी जाती थी, मान लो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास मान लो कि मैंने कुछ वैल्यूज दे रखी हैं 2, 6, 7, 13, 5। तो आपको बोला जाता था कि जो भी वैल्यूज आपको दी गई है आप सबसे पहले या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालो। तो अगर हम यहाँ पे मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालते हैं तो आपको मिलेगा 2, 5, 6, 7, 13, और उसके बाद देखा जाता है कि कितने टर्म्स हुए, तो 5 टर्म्स है। अगर 5 टर्म्स होते थे तो इसका मीडियन क्या आता था, इसका मीडियन आता था n+1/2 टर्म, n+1/2 टर्म। ठीक है, ये नोकिया 1600 के नाम से कौन है, या तो आप अपना नाम ठीक करो, एटलीस्ट आप अपने स्टूडेंट नेम पे आ जाओ, और आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज n+1/2, और अगर यही नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते थे तो 2 मिडिल टर्म होता था। अगर आपको वो चीज याद आ रही है तो सिंपल सा उसी का यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे भी करते हैं कि जब आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो ये केसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको 2 चीजें पढ़नी है। केस 1, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगा। यस और नो गाइस, because number of terms in the expansion is always one more than the power. So if the power is odd, the number of terms in the expansion will be even, and if it is even, so there will be 2 middle terms. और वो कौन से टर्म होंगे, तो n+1/2 एंड n+3/2, ये दोनों टर्म्स होंगे। तो जैसे कि गाइस अगर हम लिखे x+y⁴, x+y⁴ की जगह लेट्स से 16 लिख दिया, इसके अगर हमको मिडिल टर्म्स निकालने होंगे तो मैं क्या करूंगा, एक बार 16, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स मुझे ये और रखते हैं 17। तो अब मेरे पास पावर में 17 है तो इसके एक्सपेंशन में 18 टर्म्स आएंगे, और अगर एक्सपेंशन में 18 टर्म्स आ रहे हैं इसका मतलब 2 मिडिल टर्म होगा। वो कौन सा होगा, एक तो 18 का हाफ 9, और दूसरा 9 के बाद वाला टर्म विच इज 10th टर्म। तो यहाँ पे भी अगर उसको लेकर चले गाइस, तो फॉर्मूला जो दिख रहा है इसमें n का वैल्यू हम 17 पुट करेंगे, तो 17 + 1/2, 17 + 3/2, तो 17 + 1/2 9th हो गया और ये 10th हो गया। तो 9th टर्म एंड 10th टर्म ये आपके 2 मिडिल टर्म्स हो जाया करेंगे। ठीक है, और वही पे जब आपका पावर इवन होगा तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, और उस केस में आपका मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होगा, और उस केस में आपका एक्सपेंशन में मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होगा। तो अगर हमारे पास x+y⁴ 18 दिया हुआ है तो इसका एक्सपेंशन में आएगा 19 टर्म, और वहां पे हमारा मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म कौन सा होगा, दैट विल बी सिंपली 18/2 + 1। नाउ 18/2 इज 9, 9 + 1 हो गया 10। सो 10th टर्म जो होगा हमारा यहाँ पे मिडिल टर्म होगा। बोलो किसी को इस लॉजिक में कोई दिक्कत, एनीवन?
अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार यस पे क्लिक कर दो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, सो लॉट्स ऑफ ग्रीन्स आर देयर। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस करने। चलो वैसे एक क्वेश्चन मैं पहले कर लेता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया उनको थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। साथ में आप भी कर सकते हो अगर आपको समझ में आ चुका है तो। लेट्स से मैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल टू द पावर 14। अब हियर n इज 14, पावर 14 है इवन, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 15। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 15 आ गया तो फिर आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा? एम्प्टी करके लिख रहा हूं, तो आपका मिडिल टर्म हो जाएगा सिंपली 14/2 प्लस 1, तो 7/2 प्लस 1 एथ टर्म। एथ टर्म जो होगा वो मेरा यहाँ पे मिडिल टर्म होगा। और अगर मुझे उसको फाइंड द मिडिल टर्म पूछा हुआ है, तो मैं अगर उसका वैल्यू भी निकालने जाऊं तो दैट विल बी t7 plus 1 which is 14c7 into माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहला 1 है तो उसको इग्नोर करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 7। अच्छा, एक छोटी सी चीज यहाँ पे मिस भी हो गई थी, ये जो नोट लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट। क्या होता है गाइस कि इसको अगर थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर ले, NC0 ऑलरेडी पता होगा लोगों को, बट स्टिल NC0, NC1, NC2, इसको आगे बढ़ाते चले अगर हम लोग, n एक काम करता हूं n का वैल्यू भी डाल देता हूं, लेट्स से 10 डाल देता हूं। ठीक है, 10C0, 10C1, 10C2, ऐसा करते करते आपको मिलेगा 10C8, 10C9 एंड 10C10। तो क्या होता है ना कि इसकी जब वैल्यूज कैलकुलेट करते हो तो इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा 10, इसका वैल्यू आएगा 45। सिमिलरली अगर पीछे से भी देखोगे तो इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 10, इसका वैल्यू है 45। तो यहाँ से क्या चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो गाइस कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यूज धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रही है। यहाँ पे भी क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे से हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, और ये जो फंडा है 1, 10, 45, 45, 10, 1, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एक्सपेंशन कि बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड सेम पोजीशन वाले जो होते हैं उनका बाइनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू सेम होता है। तो जब आप इसको ऐसे ही एक्सटेंड करोगे तो बीच में आपके पास आएगा 10C5 जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो नोट यही लिखा हुआ है। यस आदर्श, पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो। तो जल्दी से इसके मिडिल टर्म्स जल्दी से ये कैलकुलेट करके चैट में बताओ, ये कैलकुलेट करके चैट में बताओ। फिर से क्वेश्चन लिखे नहीं था। ये वाला क्वेश्चन
सर चैट बॉक्स। हाँ देखा अंजन, आंसर सही है। अब उसकी वैल्यू निकालना तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, राइट। कितना टाइम बचा हमारे पास? 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है। क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वाला कर सकते हैं? नहीं आज नहीं होता। चलो फिर गाइस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, या फिर कहूत करना चाहोगे क्या? यस सर काहूट ठीक है। कहूत होगा आप किसके ऊपर जानते हो? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के जो एक्सपेंशंस वगैरह थे उनके ऊपर। प्रीवियस टॉपिक है ना सर? शिवम सही है। हाँ मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी के ऊपर रहेगा। यहाँ पे तो सिंपल सा फंडा है गाइस कि एक्सपेंशन के अंदर 10 टर्म्स होंगे, एक्सपेंशन के ऊपर अगर 10 टर्म्स होंगे, सो मिडिल टर्म की बात करें तो एक हो गया 10/2 विच इज 5th, और उसके बाद उसका अगला टर्म विच इज 6th। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हो? फिर हमारे पास लगभग 10-12 मिनट का टाइम बचा हुआ है, एक छोटा सा कहूत कर लेते हैं, क्योंकि अब जो अगला कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म करके, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई इतनी जल्दी होगा नहीं, ठीक है। तो मैं जल्दी से कहूत शुरू करता हूं। आई बिलीव सबको अब कंफर्टेबल हो चुके हो। अब आप लोग आरडी शर्मा प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए काबिल हो चुके हो, ठीक है। आरडी शर्मा सारा सॉल्व हो जाना चाहिए। और मैं एक डाउट सेशन प्लान करके आपको आज इन्फॉर्म कर देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों हम डाउट सेशन रखेंगे। शुरू करें फिर, क्या कहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? आनंद एक बार प्लान करके बताता हूँ, ठीक है। दीक्षा, आनंद, दिव्यांशु तो रेडी है, आनंद रेडी है, निधि रेडी है, बाकी लोग रोशन, रिवांश, रवि, राघवेंद्र, निखिल, अंजन। हैंड रेस पे क्लिक कर दो। टाइम मेरा नहीं जाएगा, ये देखो आपसे बात करते करते मैंने बैकग्राउंड में शुरू कर दिया था काम, और ये गेम पिन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो गेम पिन आपके सामने है। जिनके पास ऐप नहीं है सर वो सिंपल क्रोम पे ये वेबसाइट पे जा सकते हैं। यस बोलो। ओके यही पूछना। ओके कौन सा चीज कह रहे हो आकाश? समझा नहीं मैं। गाइस टाइम कम है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। कहूत कहूत के लिए रेडी आकाश? गुड रोशन, आप भी जल्दी ज्वाइन कर चुके हो। सो वी आर लेफ्ट विद 5 मोर पीपल यार, 5 लोग अभी भी बाकी है। The number of questions. Number of questions will be 10. सौरभ सर को बोल दूंगा 12:30 से क्लास शुरू करें क्या?
12.5 ऐसे करते हैं। तब तो ठीक है। 13 लोग हो चुके हैं। कौन बाकी है, कौन बाकी है? सिर्फ 2 लोग बाकी है, जल्दी। लेट मी चेक। शिवम भी आ गया। चौथा एक बाकी है बस। बाकी कोई लीव मत करना, एक बाकी है, वो जैसे ही आता है आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आ गई निधि, चलो 15 हो गए, शुरू करते हैं। रूल्स वगैरह सबको पता ही है। C1 C2 C3 से लेके Cn का एडिशन। क्वेश्चन दिख गया। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखोगे तो C0 से लेके Cn तक के टर्म्स दिखते हैं। उसमें से C1 से लेके Cn तक के टर्म्स का एडिशन का वैल्यू क्या होगा? टर्म्स नहीं है वो, C1 से लेके Cn। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का एडिशन पूछ रहा है, NC1 से लेके NCn तक। सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने परसों की क्लास में किया हुआ है। यस निधि। सर एक बार गेम पे से बताइए ना, मेरा एक हो गया। गेम पिन है 4648 649 4648 649। हो गया निधि? यस सर, हो गया। ओके बॉयज प्लीज, एक्चुअली मैंने इस क्विज को थोड़ा एडिट नहीं किया, इसमें 2 मिनट का टाइम जा चुका है। एडिट करके मैं इसको 1 मिनट करने का मेरे पास प्लान था नहीं एक्चुअली, नहीं तो मैं कर देता। The question is only asking us to find out the value from MC1 plus MC2 से लेकर कहाँ तक? NCN तक का वैल्यू पूछ रहा है। बस सेकंड का क्वेश्चन। अब ये 2 लोग हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, इसके लिए टाइमर चलते रहेगा। कौन है भाई? मार्क करो, नहीं पता तो मार्क करो कुछ भी रैंडम। तो 10 लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग। अरे मैक्सिमम लोगों ने गलत किया यहाँ पे तो। सर केवल मेरा सही है। सर हम गलती से 2 टू द पावर n माइनस 1 की जगह येलो गाइस व्हाट इज द सिली मिस्टेक? देखो गलती से कर दिए, वो 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा, ये मालूम था लेकिन NC0 से लेके NCN तक का एडिशन कितना होता है? वो होता है 2 टू द पावर n। लेकिन क्या क्वेश्चन ने आपको ये पूछा था? नहीं, क्वेश्चन ने आपको यहां से लेके यहां तक पूछा था। तो MC1 से लेके NCN तक का एडिशन पूछा है, तो वो कितना होगा? वो होगा 2 टू द पावर n माइनस NC0। अब 2 टू द पावर n माइनस NC0 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए आंसर डी है। सर सिर्फ अंजन ने सही 2n माइनस 1 देख के सर क्लिक कर दिया पहले ही बी पे, डी देख के। सो एक लौता बंदा जिसने नंबर उठाया, और देखो बहुत जल्दी आंसर किया इसने। सर पता था हमको। चलो 8C0 से लेके, अरे यार ये तो सब फटाफट मार्क करेंगे। 8C0 से लेके 8C8। चलो भाई 5 सेकंड के अंदर सब मार्क करो। कौन है भाई ये महान लोग? 8C0 से लेके 8C8।
बता देता हूँ, देखो 2 टू द पावर 8 होता है। अब 2 टू द पावर 8 कैलकुलेट करने में इतना टाइम लग रहा है क्या? अच्छा हुआ मैंने एडिट करने का टाइम नहीं मिला, वरना मैं 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देता। अंजन आपने इधर गलत कर दिया, आपके पॉइंट्स नहीं बढ़े। दत्त तेरी की। ये देखो इसने गलत किया, इसके पॉइंट्स नहीं बढ़े। 10C0 से लेके 10C10 बहुत इजी क्वेश्चन है। A times up. Again, same silly mistake. What nonsense, yaar. 2 to the power 10 is 1024. Oh, sorry. The answer key is galat na? सर 32 का स्क्वायर सर 1024 होगा। हाँ सर क्वेश्चन भी गलत है। 10C0 10C1 डायरेक्ट होना चाहिए। हम भी बाद में ये बात देखे, मार्क करने के बाद हम ये देखे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। 10C0 10C2 10C4 10C6 10C10 है। सर 1024 मार्क करने के बाद वहां पे ध्यान गया। सर इसमें आपका गलती है, आप बोल दिए कि 10C0 से 10C10 तक लगातार वैल्यू फाइंड करने के लिए। यार वही सर इसीलिए हम लोगों ने किए। सुनो, मैं जो भी बोलूं उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन जो लिखा हुआ आप है बहुत उसको चीटर है, देख। गलत बात है ये। लो, किसी का पॉइंट ही नहीं चेंज हुआ है। मतलब कि जो टॉप 5 में पहले थे उनमें से किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं किया है। सर हम लोग वो सोच के मार दिए। चलो देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बार आनंद। सेम फंडा था लास्ट क्वेश्चन जैसा। सर इसमें 512 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, अब यहाँ ध्यान देना। C0 C1 के साथ 2 लगा हुआ है, C2 के साथ 3 लगा हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है।
निखिल का एरर हो गया। ओके नेक्स्ट। तो आकाश ने सही किया, सीधे टॉप पे आ गया। ये तो प्रॉपर्टीज अगर किसी ने थोड़ी सी पढ़ी नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। डिफरेंशिएशन से कैसे? कोई डिफरेंशिएशन से नहीं है। हाँ ये वाला तो जो नहीं पढ़े हैं गाइज, आई थिंक बहुत लोगों ने ये चीज नहीं रीड किया होगा। जिन्होंने किया हुआ है बिकॉज थोड़े से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देख सकते हो ना, कहने के लिए कंसेक्यूटिवली दो एक्सपेंशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पिछला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उसी फंडे के ऊपर था। चेक इट आउट। इजी है एक्चुअली, बट जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए मुश्किल है। गाइज मुझे लग रहा है ये क्विज यहीं पे एंड करना चाहिए। बहुत लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा। ठीक है।
पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करने में ज़्यादा बेटर फायदा होगा सबके लिए। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही किया। ये मेरे ख्याल से लोग नेट पे सर्च कर रहे होंगे और फिर यहाँ पे आंसर मार्क कर रहे होंगे, और अगर पढ़ रखा है तब तो अच्छी बात है। तो मैं यहीं पे गेम को एंड करूँगा, ठीक है। और बाकी आगे की चीज़ें हम लोग ग्रुप पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको होमवर्क करना है, और साथ ही साथ जो डाउट सेशन होगा वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, राघवेंद्र है RD शर्मा में, बट अगर किसी ने नहीं किया हुआ है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, और मैंने पढ़ाया नहीं है तो डेफिनेटली बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ, एंड बाकी चीज़ें मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो चलो, बाय एवरीवन, एंडिंग द गेम हियर। सिर्फ इसके ऊपर अगर हम देख लेते हैं तो थर्ड पोजीशन पे आकाश है, 4 सही किया 7 में से। शिवम है जिसने 4 सही किया 7 में से, और फर्स्ट पोजीशन पे निधि है, उसने भी 4 सही किए 7 में से। फोर्थ पे रोशन है, फिफ्थ पे आनंद है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।